कुछ ही देर बाद हम ये तारीख खूह छोड़ने के लिए तैयार थे। बारिश थमी हुई थी, बस कुछ वक़्त बारीक फुहार पड़ने लगती थी। अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उजाले की आमेज़श हो रही थी। सुल्ताना ने छोटा झोला मेरी तरफ बढ़ाया और बड़ा खुद अपने कांधे से लटका लिया। वो जल्द अज जल्द ये जगह छोड़ने की ख्वाह थी। हम खूह से निकले और नम ज़मीन पर एहतियात से पाँव रखते हुए दरख्तों में आगे बढ़ने लगे। हवा चलती तो शाखों से बहुत सा पानी झड़ कर हमारे ऊपर गिरता और लगता कि बारिश फिर शुरू हो गई है। भीगे हुए घोंसलों में परिंदों ने होले होले बोलना शुरू कर दिया था। मैं सुल्ताना से एक कदम पीछे चल रहा था। वो किसी शिकारी जानवर की तरह चौकस नजर आती थी। इसने अपने कपड़े के झोले में कुल्हाड़ी इस तरह रखी हुई थी कि ज़रूरत पड़ने पर वो इसे फ़ौरन बाहर निकाल सकती थी। मेरे वाले झोले में भी कुल्हाड़ी इसी अंदाज से रखी गई थी। कुछ ही देर बाद उजाला फैल गया। बादलों के अंदर से कहीं कहीं नीला आसमान नजर आने लगा। रात भर की बारिश से सब कुछ उजला और निखरा हुआ नजर आता था। ये दीवानी लड़की न जाने मुझे कहाँ ले जा रही थी। वो देखो महरू, वहाँ से जले हुए दरख्त शुरू हो जाते हैं। इसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। मुझे जले हुए खुश्क दरख्तों के आसार नजर आए। सुल्ताना ने एक छोटे से कच्चे टीले पर खड़े होकर इतराफ का अच्छी तरह जायजा लिया और फिर एक सीमत का तयन करके बाएतमाद तरीके से आगे बढ़ने लगी। मैं खामोशी से इसके साथ चलता रहा। मैं जानता था कि इसे कहना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ होगा। अगर मैं इसे कहूँगा तो वो उल्टा मुझे मखबूतुल हवास समझने लगेगी और ऐन मुमकिन है ये गुमान करने लगे कि सर पर चोट आने की वजह से होशो हवास खो बैठा हूँ। मैं चाहता था कि वो जिन लोगों के पास जाना चाहती है इन तक पहुँच जाए। मुमकिन था कि वो लोग दोस्ताना रवैया जाहिर करते और मेरी मदद को आमादा हो जाते। इनके ज़रिए मैं किसी मारूफ रास्ते पर पुख्ता सड़क तक पहुंच जाता। एक बार मैं इस वीराने से निकल जाता, फिर सोचा जा सकता था कि मुझे क्या करना है। पुलिस तक पहुंचना है, किसी अजीज़ रिश्तेदार की मदद हासिल करनी है, या खामोशी से फ़रा और आतिफ़ की खोज लगानी है। दूसरी सोच ये थी कि मैं रास्ते में ही किसी मुनासिब जगह पर इस लड़की से अलहदा हो जाऊं। इस बात का अंदेशा मौजूद था कि इसके साथ नल पानी नामी बस्ती में जाकर मैं किसी और चक्कर में फंस जाता। इन्हीं सोचों में गलता मैं मुसलसल चलता जा रहा था। अब हल्की धूप निकल आई थी। मेरा ख्याल है कुछ खा लेना चाहिए। तुम्हें भी भूख लग रही होगी, लड़की ने एक सायादार दरख्त के नीचे खुश्क जगह देखकर कहा। वो भूख की बात कर रही थी और मेरे अंदर सफ़े मातम बिछी हुई थी। मेरी आंखों के सामने दो मैयतें थी, एक इमरान की और दूसरी वालदा की। मुझे लग रहा था कि मैं शायद हफ्तों तक कोई निवाला गले से नीचे न उतार सकूं। सुल्ताना नामी वो लड़की दरख्त के गिरे हुए तने पर बैठ गई। इसने अपना झोला खोला। प्लास्टिक के एक सब्ज़ बर्तन के अंदर गोश्त के तले हुए टुकड़े थे, खुश्क चने और मीठी फलियां वगैरह भी थी। 2 बोतलों में साफ़ पानी था। झोले के सामान से अंदाज़ा होता था कि वो जहाँ से भी निकली है पूरी तैयारी से निकली है। इसके बेहद इसरार पर मैंने थोड़े से चने खाए और पानी पिया। पानी का जायका भी कुछ अजीब निकला। सुल्ताना बड़ी जल्दी में नज़र आ रही थी। वो जल्दी जल्दी लुक़्मे ले रही थी। गाहे बगाहे इसकी निगाह बेसाख्ता अपनी अकल में उड़ जाती थी। इसे जैसे डर था कि कोई इसके पीछे आ रहा है। दिन की रोशनी में मैं इसे ज़्यादा वजाहत से देख सकता था। इसकी रंगत तांबे जैसी थी, रुखसार चौड़े थे और इसकी हड्डियां कुछ उभरी हुई थी। बिल्कुल सफ़ेद दांत ज़रा से अंदर की तरफ मुड़े हुए थे, इसकी सख्त जानी को जाहिर करते थे। वो जल्दी जल्दी लुक़मा चबाते हुए बोली, पता नहीं बालू कहाँ होएगा, क्या कर रहा होएगा, इसने कुछ खाया भी होएगा या नहीं। इसने दूसरी तीसरी दफ़ा किसी बालू का जिक्र किया था। रात को भी जब हम खूह में थे, ज़ोरदार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, तो इसने बिड़बिड़ाने वाले अंदाज में कहा था, बड़ी ठंड हो गई है, पता नहीं बालू कहाँ होगा। वो झोला समेट कर उठ खड़ी हुई। इसने मेरे सर की चोट का मुआयना किया, मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और हम फिर चल दिए। वो मुझे गुफ्तगू में शरीक करते हुए बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है हर्ष, बालू को लेकर डेरे पर पहुंच गया होएगा ना? हो सकता है, मैंने गोल मोल जवाब दिया। वैसे वो जिम्मेदार तो बहुत है, इसे पता है मेरे बगैर बालू को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो एकदम सबको मुसीबत में डाल देंगे। मैंने एक बार फिर सर हिलाने पर इक्तफा किया। इसने कुल्हाड़ी निकाल ली थी। जहाँ कहीं झाड़ झंकार ज़्यादा होता वो इसे काट कर आगे बढ़ जाती। यूँ लगता था कि वो इसी वीराने में पल बढ़कर जवान हुई है और इस जंग के नशीबो फराज इसके लिए हाथ की हथेली की तरह है। इसके अंदाज में बला की चुस्ती थी। इसे चलते फिरते देखकर मैंने एक और बात महसूस की। न जाने क्यों मुझे लगा कि वो वाकई शादीशुदा है और इसका सडोल जिस्म दूध पिलाने वाली माँ जैसा है। मुझे इसकी सूती कमीज़ पर सामने की तरफ गीलाहट नजर आई। ऐसी गीलाहट कभी कभी इन माओं के कपड़ों पर नजर आती है।
हम यूं ही एक झुंड से निकले, सुल्ताना के चेहरे पर खुशी की चमक नजर आई। इसने एकदम अपनी उंगली से दूर कहीं इशारा किया और चेक की। वो देखो महरी, वो है डेरा। मैंने इसकी निगाह का ताक़ुब किया। करीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर कदरे नशीब में किसी घर की छत नज़र आ रही थी। इस कच्चे घर को चारों तरफ से सरसब्ज दरख्तों ने ढांप रखा था। घर से थोड़े फासले पर एक खुला अहाता भी नजर आता था। इसके गिर्द मिट्टी की चारदीवारी थी। मेरा ख्याल है तुम यहीं ठहरो, मैं अकेली जाती हूँ, सुल्ताना ने कहा और सवालिया नज़रों से मुझे देखा। ठीक है, मैंने कहा। इसने अपना झोला उतार कर एक दरख्त की मोटी शाख से लटका दिया और तेज़ी से दरख्तों में ओझल हो गई। मैं अपनी जगह खड़ा सोचता रहा। कुछ देर के लिए जहन में आया कि अकेला ही आगे बढ़ जाऊं। जिस तरह इस वीरान जंगल में ये छोटा सा डेरा नजर आया था, ऐन मुमकिन था कि आगे भी कोई घर या मुतनफ़्फ़स नज़र आ जाए और मैं इसकी मदद हासिल कर सकता। लेकिन इसमें रिस्क भी था। मैं रास्ता खोकर भटक सकता था। कुछ देर तक तज़ब्ज़ुब में रहने के बाद मैंने सुल्ताना का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। वो किसी हाशिम नाम के बंदे की बात भी कर रही थी। हो सकता है वो इसे लेने ही गई हो। जाहिर है कि वो तो सुल्ताना की तरह ज़हनी बीमार नहीं हो सकता था। वो मुझे कुछ ठिकाने की बातें बता सकता था और ये भी बता सकता था कि ये लड़की असल में कौन है और इसके साथ क्या मसला है। मैं वहीं दरख्त के पास बैठ गया। अपना झोला खोलकर देखा। इसमें 2-3 मर्दाना जोड़े थे। पानी से भरी हुई एक छोटी बोतल थी। 2-4 सेब, अचार का डब्बा और खुश्क चने भी दिखाई दे रहे थे। एक तरफ कुल्हाड़ी रखी हुई थी जो सबसे अजीब शायद दिखाई दी। वो एक सुर्ख अरूसी जोड़ा था। गोटे किनारे वाली इस जोड़े को बड़ी एहतियात से तय करके एक दूसरे कपड़े में रखा गया था। इसके बाद मैं उठा। इर्द गिर्द दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सुल्ताना के शाख से लटके हुए झोले में झांका। ज़ख्मी हारून की तलाशी में मिलने वाले करेंसी नोट वाकई इंडियन थे। ये कुल मिलाकर कोई 200-250 रुपए बनते थे। इनमें पाकिस्तानी नोट कोई नहीं था। इसके अलावा सुल्ताना के झोले में कुछ ऐसा सामान भी नजर आया जो छोटे बच्चों के इस्तेमाल के लिए होता है। 2-4 बिल्कुल छोटे फ्रॉक, जांघिए और बुनियान वगैरह। इसके अलावा प्लास्टिक के 1-2 खिलौने भी थे। मुझे यकीन होने लगा कि वो बार बार जिस बालू का जिक्र कर रही है वो इसका शेरख्वार बच्चा है। बहुत से दूसरे सवालों की तरह ये सवाल भी जहन में सर उठा रहा था कि वो बच्चा सुल्ताना के साथ सफ़र क्यों नहीं कर रहा और यहाँ डेरे पर क्यों मौजूद है। मैं वहीं बैठा ख्यालों के ताने बाने बुनता रहा। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। हल्की तमाज़त महसूस होने लगी। मैं अपने इर्द गिर्द से चौकस था। किसी नामालूम शख्स या अशख़ास के अलावा मुझे किसी जंगली जानवर की आमद से भी ख़तरा था। यह कोई रख नहीं थी, खालिस जंगली इलाका था। कुछ देर बाद मुझे दूर नशीब में कुछ हरकत महसूस हुई। वो वापस आ रही थी। गालिबन इसके साथ कोई और शख्स भी था। धीरे धीरे वो दोनों करीब आ गए। तब मैंने देखा कि सुल्ताना के बाजुओं में एक बच्चा भी है। घनी झाड़ियों से निकलकर सुल्ताना जब मेरे सामने आई तो इसका चेहरा खुशी से तिमतिमा रहा था। रुखसार बिल्कुल सुर्ख हो रहे थे। इसने चटाचट बच्चे के कई बोसे लिए और इसका चेहरा मेरी तरफ करते हुए बोली, देखो 3-4 रोज में ही क्या हाल हो गया है, एकदम आधा रह गया है। मैं जब वहाँ पहुँची इस वक्त भी रो रो कर आसमान सर पर उठाए हुए था। बच्चे की उम्र मुश्किल से 5-6 माह होगी। वो खुश शक्ल था। मुसलसल रोने से इसकी आंखें चुची हो गई थी। मैंने साथ आने वाले शख्स को देखा। वो भी देहाती लिबास में था। इसके सर पर बड़ा सा पगड़ था, हाथ में लाठी थी। इसकी उम्र 35-40 साल होगी। इसने हाथ को माथे पर ले जाकर मुझे सलाम किया और खामोश खड़ा रहा। सुल्ताना ने एक बार फिर गोल मटोल बच्चे का मुंह चूमा, इसे सीने से लगाकर भींचा और फिर इसे मेरी बाहों में देते हुए बोली, चलो अब जाओ अपने अब्बा के पास। मैं भुन्ना कर रह गया। वैसे मुझे इससे किसी ऐसी ही हमाकत की तवक्का थी। मैंने सुल्ताना के साथ आने वाले शख्स की तरफ देखा। वो बिल्कुल लाताल्लुक खड़ा था, जैसे इसने कुछ देखा सुना ही ना हो। वो कुछ अजीब सा लग रहा था। सुल्ताना ने बड़ा झोला खुद उठा लिया और छोटे झोले की तरफ इशारा करते हुए बोली, हाशू ये तुम उठा लो। जुबान से ये अल्फाज कहने के साथ साथ सुल्ताना ने हाथों से भी इशारे किए थे और तब मुझे पता चला कि सुल्ताना के हमरा आने वाला यह हाशिम नामी शख्स गूंगा बहरा है। इसने फर्मा बरदारी से झोला उठाया और हमारे साथ चल दिया। बच्चा मेरी गोद में था और माँ की तरफ देखकर हमक रहा था। मैं सिट पिटा गया। जोरा जोरी की बीवी के साथ अब यह ज़बरदस्ती का बच्चा भी गले पड़ रहा था। मैंने सुल्ताना की निगाह बचाकर सवालिया नज़रों से हाशिम उर्फ हाशू को देखा और इशारे से पूछा कि ये लड़की क्या चाह है। वो जैसे कुछ भी समझ नहीं सका और बेढंगे तरीके से मुस्कुरा कर रह गया। हम साथ साथ चलते रहे। हाशू के आने के बाद अब हाशू की हैसियत राहबर की हो गई थी। मैं और सुल्ताना इसके अकब में चल रहे थे। मैं अब जल्द अज जल्द नल पानी नामी आबादी तक पहुंचना चाहता था।
फरा, आतिफ, वालदा, इमरान और सरवत के चेहरे मुसलसल मेरी निगाहों में घूम रहे थे। वो सब मेरे दिल से करीब तरीन थे, मेरे अपने थे, लेकिन फिल वक्त कोई भी मेरे पास नहीं था। कुछ मुस्तकिल तौर पर बिछड़ गए थे, कुछ आर्जी तौर पर बिछड़े हुए थे। मैं जल्द अज जल्द इनके पास पहुंचना चाहता था। बच्चा मेरे गले से लगा हुआ था, इसकी मस्तानी माँ मेरे पहलू में चल रही थी। झोले में पड़ी कुल्हाड़ी का रंगीन दस्ता इसके हाथ से बहुत करीब था। इसकी तेज़ निगाहें इर्द गिर्द का जायजा लेती जा रही थी। यकीनन खूह में इस हारून नामी शख्स की अचानक आमद और वहाँ होने वाली संगीन मार कुटाई के मनाजर सुल्ताना के जहन में ताज़ा थे। इसे खदशा था कि कहीं फिर कोई ऐसा वाक़या रोनुमा न हो जाए। चलते चलते बच्चा कुसमुसाया और इसका हाथ मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर लगा। मुझे लगा जैसे ये जगह देखी हुई है। मुझे याद आया कि लाहौर में बत्ती वाले चौक के करीब गाड़ी उल्टने के बाद मैं ज़ख्मी हुआ था और मेरे सर के अलावा गर्दन पर भी ज़ख्म आए थे। लेकिन अब बच्चे का हाल लगने के बावजूद मुझे गर्दन के पिछले हिस्से पर तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने अपने हाथ से गर्दन को टटोल कर देखा। महसूस हुआ कि ज़ख्म मुंदमिल हो चुका है या फिर इस पर कोई ऐसी चीज़ लेप कर दी गई है जिसने दर्द का एहसास ख़त्म कर दिया है। 8-10 रोज़ में ज़ख्म का इस तरह ठीक होना तो मुमकिन नहीं था। गालिबन इस पर कोई ऐसी शय लगा दी गई थी जिसने जल्द की सी शक्ल इख्तियार करके दर्द का एहसास ख़त्म कर दिया था। एकदम सुल्ताना खुशी से चिल्ला उठी। इसने उंगली से दूर दरख्तों की तरफ इशारा किया। घने जंगल के दरमियान में से नीले पानी की झलक नजर आ रही थी। ये खूबसूरत कुदरती झील की तरह थी। इस झील के साथ साथ एक बहुत बड़ी बस्ती के आसार नजर आ रहे थे। हम पहुंच गए, आखिर हम पहुंच गए, वो मसरूर होकर बोली। हम तेज़ी से आगे बढ़ते रहे। आखिर बस्ती और झील के खदोखाल वाजे होने लगे। निहायत घने जंगल के दरमियान ये एक काबिल दीद नज़ारा था। झील का एक किनारा पूरी तरह आबाद था और ये कोई छोटी बस्ती नहीं थी, एक बहुत बड़ा कस्बा था। इस कस्बे में कम से कम 3 मंदिरों के कलिस और 2 मस्जिदों के मीनार दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी हवेली टाइप इमारत थी। इससे ज़रा कम बुलंद और भी कई हवेलियाँ थीं और इस बस्ती के दरमियान बड़ी शान से सर उठाए खड़ी थी। कल रात की बारिश ने हर शय को बड़ी अच्छी तरह निखार दिया था। झील के किनारे सब्ज ढलानों पर कहीं कहीं गायें, भैंस और बकरियां वगैरह चरती नजर आ रही थी। झील के दूसरे किनारे पर बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले घुड़सवारों का एक दस्ता तेजी से जाता दिखाई दिया। मैं इस बस्ती के खदोखाल देखकर हैरान हो रहा था। मेरा तो ख्याल था कि हम किसी देहाती बस्ती या छोटे से दी में पहुंचे हैं। यहाँ का तो मंजर ही कुछ और था। सुल्ताना खुश थी। वो मुझे मुखातिब करके बोली, कितनी प्यारी जगह है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि पहले इसे नीला पानी कहते थे, लेकिन फिर ये नाम बदलते बदलते नल पानी बन गया। ये पुराने वक्तों की बात है, शायद हुक्म जी के परदादा के वक़्त की या फिर इससे भी पहले की। मैंने इस बात में सर हिलाने के सिवा कुछ नहीं कहा। मैं बस सूरत हाल को जूं का तू रखकर इस बस्ती में पहुंचना चाहता था और सबसे पहले ये जानना चाहता था कि मैं आखिर हूँ किस जगह पर। क्या ये वाकई अंदरूनी सिंध का कोई इलाका था, सांगड़, दादू वगैरह? लेकिन ये शानदार झील। खुशी के आलम में सुल्ताना ने बच्चा मेरे हाथों से लिया और तेज़ी से कदम उठाने लगी। जल्द ही हम दरख्तों से निकलकर झील के किनारे पहुंच गए। यहाँ मुझे कई देहाती औरतें और मर्द नजर आए। औरतों ने घाघरे चोले पहन रखे थे, मर्दों का लिबास धोती कुर्ते और बड़े पगड़ पर मुश्तमिल था। कुछ जवान औरतें सिरों पर मटके रखे एक कतार में जा रही थी। इनके पीछे पीछे 2 बैलगाड़ियों के बैल झूमते और घंटियां बजाते चले जा रहे थे। किसी ने हमारी तरफ कोई खसूसी तवज्जो नहीं दी। अगर हम खुशकी के रास्ते बस्ती तक पहुंचना चाहते तो काफ़ी चक्कर पड़ता। इस काम के लिए झील में छोटी छोटी 3-4 कश्तियाँ चल रही थीं। इन्हें तवील बांसों के जरिए धकेला जा रहा था। हम भी बच्चे समेत एक कश्ती पर सवार हो गए। 15 सवारियां पूरी हो गई तो कश्तीबान ने कश्ती खींचनी शुरू कर दी। साथ साथ वो सवारियों से किराया भी वसूल करता रहा। वो जवान लड़का था। कितने पैसे भाई? सुल्ताना ने कश्तीबान से पूछा। कितनी सवारियां हैं दीदी? 3 रुपए दे दो जी। सुल्ताना ने दुपट्टे की गिरा से पैसे खोले और एक नोट कश्तीबान को दिया। ये 5 का नोट था और इंडियन था। कश्तीबान ने जो 2 रुपए बकाया दिए वो भी इंडियन थे। कश्ती में 3-4 औरतें ऐसी मौजूद थीं जिनकी मांगों में सिंदूर भरा हुआ था। 1-2 लड़कियों के माथे पर बिंदियां नजर आ रही थी। मुझे ये सारा माहौल ही कुछ अजीब लग रहा था। ये सारी सूरत हाल में कोई खिला महसूस हो रहा था, कोई बहुत बड़ा खिला। ये देखकर मेरी हैरत कई गुना बढ़ी कि बाकी सवारियों ने भी जो किराया दिया वो भारतीय करेंसी में था। मेरा सर चकराने लगा। यूं लगा कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो क्या
तो क्या मैं अपने मुल्क में नहीं था? मैं पाकिस्तान में नहीं था? मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। अपने इर्द गिर्द की हर शय घूमती महसूस हो रही थी। क्या हुआ महरू, खैरियत तो है? सुल्ताना ने परेशान होकर पूछा। हम कहाँ हैं? मैंने टूटी हुई आवाज़ इस्तफसार किया। नल पानी में महरू, और कहाँ? ये नल पानी कहाँ है? मेरी आवाज़ लर्ज रही थी। नल पानी कहाँ हुईगा? वहीं हुईगा जहाँ पर हमेशा से है। सुल्ताना ने एक बार फिर मुझे तशवीश नज़रों से देखा। मेरा जी चाहा कि इसे थप्पड़ दे मारूं, मगर मैं यहाँ कोई हंगामा खड़ा करना नहीं चाहता था। मैं अपना सर पकड़े खामोश बैठा रहा। इसी दौरान में कश्ती के अंदर बैठी सवारियों में से एक बुढ़िया के हाथ से इसका मुर्गा छूट गया और कश्ती में इधर उधर फुदकने लगा। लोग इसे पकड़ने की कोशिश में दाएं बाएं हुए तो कश्ती बुरी तरह डोलने लगी। चंद सेकंड के लिए तो यूं लगा कि वो उलट ही जाएगी। फिर कश्तीबान और इसके मावन की डांट डपट से लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे और ये खतरा टला। हम दूसरे किनारे पर पहुंचे। मेरे दिमाग में मुसलसल तंदो तेज़ आंधियाँ चल रही थी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं जिस मुकाम पर हूँ ये पाकिस्तान नहीं है, हरगिज़ नहीं है। तो क्या मैं इंडिया के किसी सरहदी इलाके में था? अगर ऐसा ही था तो फिर मुझे बॉर्डर कैसे क्रॉस कराया गया, और बॉर्डर क्रॉस कराने वालों ने मुझे इस नामालूम इलाके में क्यों छोड़ दिया था? मुझे ये भी लग रहा था कि मैं अपने अंदाज़ों से ज़्यादा देर तक बेहोश रहा हूँ। जल्द ही हम एक घर के दरवाजे के सामने पहुँच गए। सुल्ताना ने अब अपना चेहरा छोटे से घूंघट में छुपा लिया था। वो कुछ हिरासा भी नजर आती थी। इसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद सेकंड्स बाद एक दरमियानी उम्र के मुकामी शख्स ने दरवाज़ा खोला। वो भी देहाती लिबास में था। ताहम इसकी छोटी छोटी दाढ़ी और माथे पर मेहराब का निशान जाहिर था कि वो मुसलमान है। इसने दरवाज़ा खोलने के बाद सवालिया नज़रों से हमारी तरफ देखा। सुल्ताना जल्दी से बोली, आप चाचा गनी है ना? अधेड़ उम्र शख्स ने असबात में सर हिलाया। सुल्ताना ने कहा, मैं सुल्ताना हूँ जी, जुर्गा से। अधेड़ उम्र गनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने एक बार फिर हम तीनों का जायज़ा लिया और हमें अंदर आने के लिए कहा। एक दरमियाने साइज़ का देहाती घर था। छत लकड़ी की थी, दीवारें और फर्श कच्चा था। ताहम बड़ी अच्छी तरह लेपा पोती की गई थी और नक्शो निगार बने हुए थे। गनी नामी शख्स ने सुल्ताना को मुखातिब करते हुए कहा, आज मैं अकेला ही हूँ। बच्चे कल अपने मामू की तरफ गए थे। वैसे मेरा ख्याल था कि तुम लोग 1-2 रोज़ बाद आओगे। रमजान ने तो मुझसे यही कहा था, बस जल्दी आना पड़ा जी। हालात कुछ ऐसे हो गए थे। सुल्ताना मिनमिनाई। वो अब भी घबराई हुई लगती थी। ये है तुम्हारा शोहर? अधेड़ उमर गनी ने मेरी तरफ इशारा करके पूछा। जी हाँ, वो ज़रा सा शर्माई। ये चोट कैसे लगी बेटा? गनी ने मुझसे पूछा। मेरे बोलने से पहले ही सुल्ताना बोली, कल शाम के वक्त पेड़ से गिरे थे, काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। मैंने पट्टी तो कर दी है, पर हो सकता है कि डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, गनी साहब आप मेरी एक बात सुनिए। अधेड़ उमर गनी एक लम्हे के लिए तजब्ज़ब में नजर आया, फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला, खैरियत तो है? हाँ जी, बस ज़रा अकेले में आपसे कुछ कहना है। सुल्ताना एकदम परेशान नज़र आने लगी। वो कुछ बोलना चाह रही थी, मगर इससे पहले ही हम कमरे से बाहर आ गए। गूंगा बहरा हाशिम दरवाजे के पास लाताल्लुक सा बैठा था। एक करीबी कमरे में जाकर मैंने गनी साहब से कहा, मैं सख्त परेशान हूँ जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये लड़की कौन है? गनी साहब हैरत से मेरा चेहरा तकने लगे। क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारी बीवी नहीं है? नहीं जी, ये मेरी बीवी नहीं है और ना मैं इसे जानता हूँ। ये कल शाम पहली बार मुझसे मिली है। मुझे लगता है कि इसकी दिमागी सेहत ठीक नहीं है। कल से मुसलसल ओल फोल बक रही है और ये बच्चा जो साथ है वो भी मेरा नहीं। इन दोनों के पीछे कुछ लोग हुए थे। कल रात तेज़ बारिश में हमने एक जगह पना ली। वहाँ भी एक बंदूक वाला आ पहुँचा और इसे और मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। फिर वहाँ हमारे दरमियान लड़ाई हुई और वो हारून नाम का बंदा ज़ख्मी होकर गिर गया है। अब वो बंदा भी वहीं जंगल में बंधा पड़ा है। अधेड़ उमर अब्दुल गनी के चेहरे पर उलझन आमेज़ तशवीश नज़र आने लगी। इसने मुझे सरतपा घूर कर कहा, तुम कौन हो? मैं कहते कहते रुक गया। मैं इन्हें कैसे बताता कि मैं कहाँ बेहोश हुआ था और कहाँ होश में आया था, और मुमकिन था कि वो मेरी बात पर यकीन ही न करते। मैं गहरी सांस लेते हुए चटाई पर बैठ गया। वो भी मेरे सामने बैठ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने कहा, गनी साहब मैं बड़ी मुश्किल हालात से दो चार हूँ। मैं इन हालात के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं कहाँ हूँ। मेरा मतलब है कि ये कौन सी जगह है। गनी साहब की आंखों में हैरत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहा, भाई ये नलपानी है। जरगाह के बाद इलाके की सबसे बड़ी आबादी तो यही है, इसे कौन नहीं जानता। अच्छा, यहाँ का सबसे करीबी शहर कौन सा है? मैंने लर्जा आवाज़ में पूछा। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम भी कुछ चकराए हुए हो।
गनी साहब, आप बस मेरे एक दो सवालों के जवाब दे दें, फिर आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। मेरे लहजे में आजिज़ी थी। भाई, यहाँ का सबसे करीबी शहर तो झांसी है, वहाँ जाने में भी 4 दिन लग जाते हैं। झांसी, मैंने अपने जहन में 2-3 बार दोहराया। यकीनन ये कोई इंडियन नाम था। मेरे जहन में तारीख के हवाले से झांसी की रानी के अल्फाज चमकने लगे, मगर ज़रूरी भी नहीं था कि ये वही झांसी हो। कहाँ लाहौर में डिफेंस का इलाका और कहाँ ये झांसी। मैंने मज़ीद वजाहत के लिए पूछा, झांसी के बाद कौन सी जगह आती है? गनी साहब के चेहरे पर उलझन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बिज़ार अंदाज में कहा, झांसी के बाद आलाबाद आता है, फिर लखनऊ है। मेरे जहन में जैसे कई धमाके हुए। मेरा हैरतनाक अंदेशा दुरुस्त था। मैं पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में था, और इंडिया का भी कोई सरहदी इलाका नहीं था, ये डीप इंडिया था। मैंने एक बार फिर सर थाम लिया। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि मेरा रंग हल्दी हो रहा है। गनी साहब, मुझे ये बताएं, ये लड़की कौन है? आपसे इसका ताल्लुक़ कैसे हुआ है? मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए गनी साहब शुरू में तो हिचकिचाए, फिर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन सिर्फ इतना बताया कि सुल्ताना इस इलाके की दूसरी बड़ी बस्ती ज़रगाह की रहने वाली है। वहाँ इसके साथ कुछ मसला था, जिसकी वजह से ये फौरी तौर पर ज़रगाह से यहाँ नल पानी में आना चाहती थी। ज़रगाह में गनी साहब का कोई दोस्त रमज़ान अली था। इसने एक पैगंबर के साथ गनी साहब को ये पैगाम भेजा कि वो चंद रोज़ तक इस लड़की को इनके पास भेज रहा है। लड़की के साथ इसका शोहर और बच्चा भी है। ये लोग सिर्फ 2-3 दिन इनके पास रहेंगे, फिर खुद अपने रहने का कोई इंतज़ाम कर लेंगे। इसके सिवा अब्दुल गनी साहब को कुछ मालूम नहीं था, या शायद वो अभी बताना नहीं चाहते थे। मैंने कहा, गनी साहब, आप जिन रमज़ान साहब का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो वाकई आपके दोस्त हैं तो फिर इन्हें बताना चाहिए था कि वो जिस लड़की को आपके पास भेज रहे हैं वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ। अगर लड़की का कोई ऐसा मसला होता तो रमज़ान ने मुझे ज़रूर बताना था, पर इसने तो कोई बात नहीं की। ये जो इसके साथ गूंगा बंदा आया है, ये कौन है? मुझे लगता है कि ये लड़की सुल्ताना का कोई रिश्तेदार है। रमज़ान ने मुझे बताया था कि हो सकता है लड़की पहले ही ज़रगाह से निकल पड़े, इसका बच्चा बाद में किसी दूसरे के साथ निकले। इस तरह लड़की को ज़रगाह से निकलने में आसानी होगा। बाद में कहीं रास्ते में लड़की और बच्चा आपस में मिल जाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसा हुआ है, ये गूंगा बच्चे के साथ निकला होगा। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।